अब हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नया टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करी थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात। तो आज हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। मतलब कि इसका हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर सीधा सीधा और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। कि हेरिडिटी का हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है, अब हम डिटेल में अगर बात करें कि हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, हेरिडिटी आनुवांशिकता मतलब क्या होती है। आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता कहते हैं कोई भी वो ट्रेट, वो खासियत, वो गुण जो हमें हमारी पेरेंट्स से, हमारे जो एल्डर जनरेशन हैं उनसे मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारी हेरिडिटी है। जैसे इसको आदत नहीं कह सकते आप, आदत वाली चीज आपकी हेरिडिटी में नहीं आती है, क्योंकि आदत तो ये है कि आपके अंदर है, आपके फादर के अंदर नहीं है। कोई ऐसी क्वालिटी जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपके अंदर आ रही है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी कलर ऑफ आई, ठीक है, आंखों का रंग क्या होता है, आंखों का रंग, ये इसको आप क्या कहते हैं, ये आनुवांशिकता की देन है। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में से आपकी मदर के या फादर के आंखों का कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनी है, मतलब भूरे कलर की आंखें हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मेरी जो आंखें हैं या वो आंखों का जो रंग है ये इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरे फादर का या मेरी मदर का है। और उनका क्यों था, क्योंकि उनका आप कह सकते हैं कि नाना का या नानी का या दादा का या दादी का था। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आप आगे की तरफ को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जो ट्रेड, जो गुण क्या होते हैं, आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, उनको कहते हैं आनुवांशिकता है। और क्या हो सकता है जी, और होता है आपका कलर ऑफ हेयर, बालों का रंग, बालों का रंग, बालों का रंग भी क्या होता है हमारा, बालों का रंग भी हेरिडिटी की देन है। ठीक है, सिमिलरली और क्या होता है, और होता है आपका फेस कट। ठीक है, फेस कट मतलब जो हमारा नाक नक्श होता है, चेहरे की बनावट, उसको कह सकते हैं आप नाक नक्श। ठीक है, नाक नक्श होता है, चेहरे की जो बनावट होती है हमारी, वो भी क्या होती है, हमारी हेरिडिटी की देन ही होती है। अब हेरिडिटी के बारे में वो सारे गुण हमारे क्या होते हैं, हेरिडिटिकल होते हैं, जो हमें आगे की तरफ को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, आगे की तरफ को मिलते हैं। उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे कि जो भी गुण हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, हेरिडिटी वाले हैं, ये हेरिडिटी है हमारी नेचर की तरफ से जो प्राप्त है। अच्छा, एक चीज और आप ये कह सकते हैं, लंबाई। ठीक है, मीन्स हाइट, लंबाई। हालांकि लंबाई के बारे में कुछ लोगों के जो है वो अलग अलग मतभेद है, इस बारे में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ का कहना है कि लंबाई जो है वो एनवायरनमेंट की देन है, और कुछ का कहना यह है कि लंबाई जो है वो हेरिडिटिकल। लेकिन ज्यादातर जो माना गया है वो लंबाई को, हाइट को किसकी वजह से उसमें माना गया है, हेरिडिटी में माना गया है कि ये आनुवांशिकता की देन है। इन्वायरमेंट वालों का क्या लॉजिक है इसके बारे में, जो लोग मानते हैं कि ये इन्वायरमेंट की देन है या इन्वायरमेंट से है। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जैसे जो जिसके बारे में बता रहे हैं आप, ये आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप फॉर एग्जांपल आप जापान में या चाइना के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप तो नहीं, क्योंकि अभी आप रिसेंट टाइम में वहां माइग्रेट हुए हैं, जापान में या चाइना के अंदर माइग्रेट हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां के जो लोग हैं उनकी नॉर्मल हाइट जो है वो थोड़ी सी क्या रहती है, इंडियनों के मुकाबले कम होती है, राइट। तो
आपकी जनरेशन, उसकी जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, एक पॉइंट ऐसा आएगा शायद 50 साल बाद या 100 साल बाद की जो जनरेशन होगी वो उस जनरेशन की हाइट इंडिया की हाइट के जैसी ना होकर के बल्कि जापान या चाइना की हाइट के जैसी होगी। तो हमने क्या कहा कि ये जो इफेक्ट पड़ा है, ये जो पूरा का पूरा आप जो चेंजेस देख रहे हैं वो चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? वो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से। ये लॉजिक है इन्वायरमेंट का जो सपोर्ट करते हैं कि ये जो सारे चेंजेस आए हैं हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारे डेवलपमेंट के अंदर, वो इन्वायरमेंट की वजह से आए। इसीलिए लंबाई को जो है वो कभी कभी तो लोग इन्वायरमेंट में मानते हैं और कभी कभी हेरिडिटी में मानते हैं, लेकिन अधिकतर का मानना यह है कि हाइट जो होती है वो हेरिडिटी की देन होती है, आनुवंशिकता की देन होती है। क्लियर है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है। हेरिडिटी होता है वो सारी गुण, वो सारी आदतें जो हमें क्या मिली हैं, हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, हमारे अंदर आई हुई है, उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण की कि बेसिकली पर्यावरण का क्या मतलब है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण क्या करता है? पर्यावरण जो हमारी हेरिडिटी हुई है, ठीक है, जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमें लंबाई, जो हमें आंखों का कलर, जो हमें फेस कट और जो हमें हेयर कलर, वो जो सारी चीज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रूप में हमें जो दिखाई दे रहा है, जो मिल रहा है, उसको पोषण करने का काम करता है, उसको बिल्डअप करने का काम करता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है, वो क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट होता है। एक क्वेश्चन जो हिंदी के हिसाब से जो पूछ लेता है बार बार, क्यों पूछते हैं कि बताइए पर्यावरण का जो है मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब क्या होता है? तो पर्यावरण जो है वो बेसिकली हिंदी के हिसाब से दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से कौन कौन से? एक तो शब्द है आपका परि प्लस आवरण, ठीक है, परि प्लस आवरण, इसका मतलब होता है पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है जो चीजें उपलब्ध हैं, जो इन्वायरमेंट उपलब्ध है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट, उसको आप क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। अब हमारे चारों ओर के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? बहुत सारी चीजें, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा वर्क प्लेस, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण है। इन्हीं को मिलकर के हमारा पूरा का पूरा क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। ये हमारे डेवलपमेंट में क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि बच्चे के अंदर जो है वो सोशल डेवलपमेंट होता है, तो सोशल डेवलपमेंट की जो कीज होती हैं वो हमारा पर्यावरण होता है। उस सोशल डेवलपमेंट की कीज को यानी कि अगर आप डिफाइन करें तो उसमें फैमिली, उसमें हमारी सोसाइटी, उसमें हमारे रिलेटिव्स, ये सब उसके अंदर आते हैं एज ए लाइक एजेंट। ये पर्यावरण जो है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होता है? एजेंट होता है एक टाइप से। ठीक है दोस्तों, एक बात को जरूर पूछता है एक क्वेश्चन की, बताइए कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता को हम किस और दूसरे नाम से जानते हैं? तो अनुवांशिकता को हम एक दूसरे नाम से नेचर मींस प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति या नेचर क्यों? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई कोई आदमी आपको किसी तरह के कोई खास टाइप का बिहेवियर करता नजर आता है, तो आप कहते हैं कि भाई इसकी तो आदत ये है, इसका तो नेचर यही है। एक्चुअल में इसका बस आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग ये नहीं है। नेचर का यहाँ ये मतलब ये है कि कौन सी चीज उसको बायोलॉजिकली मिली हुई है। बायोलॉजिकली मिली हुई है मीन जो उसको जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होकर के उसके पास तक पहुंची है। जैसे एग्जांपल के लिए भी बताया हमने आपको, आंखों का रंग, ठीक है, बालों का कलर, उसका जो फेस का जो फेस कट है, नाक नक्श है, उसका चेहरे की जो बनावट है वो, और उसकी हाइट या लंबाई जो है वो उसको क्या मिली है? ये उसकी पर्यावरण जो उसकी जो है वो आनुवंशिकता की देन है, उसको उसके पेरेंट्स से मिली हुई है। तो वो जो पेरेंट्स से मिली हुई चीजें हैं उसको आप कहते हैं कि ये उसका नेचर है, ये उसका बेस है। सिमिलरली जो पर्यावरण होता है वो हमारे ये जो सारा का सारा जो नाक नक्श और बालों का रंग, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, इन सबको क्या करता है? पोषण करने का काम करता है। इसलिए आपने इसका एक दूसरा नाम भी पढ़ा होगा कि जो पर्यावरण है वो नर्चर करता है, ठीक है, पोषण करता है। अभी आपको बताया था कि पोषण करता है मतलब बिल्डअप करता है, बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट देता है। और सपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, एजेंट्स होते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसकी सोसाइटी, उसके दोस्त, उसका कॉलेज, उसकी यूनिवर्सिटी, उसका वर्क प्लेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पर जो है बच्चा क्या करता है? अपना पोषण करता है। क्लियर है? बच्चा क्या करता है? पोषण करता है। तो
अब ये जो पोषण करता है, तो आपको यहाँ पता चल गया, दो नाम पता चल गए हमें, क्या कि अनुवांशिकता को हम हेरिडिटी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि बोलते हैं उसको हम नेचर, और इन्वायरमेंट पर्यावरण को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम नर्चर। ये क्वेश्चन सीटेट और डीएसएसबी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेचर का क्या मतलब है और नर्चर का क्या मतलब है। क्लियर है? अब हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो हेरिडिटी के अंदर जो हमारे अंदर जो आदतें, जो हमारे अंदर जो खासियतें, जो ट्रेड्स जो आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, वो उनका बेसिकली सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है हमारा सेक्सुअल इंटरेक्शन, जिसको आप लैंगिक जनन भी कह देते हैं। तो सेक्सुअल इंटरेक्शन जो होता है उसमें आपने देखा होगा एक होता है जाइगोट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको युग्मनज। युग्मनज जाइगोट में क्या होता है, बेसिकली जाइगोट में होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं एक पर्सन के अंदर, ये होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, गुणसूत्र कह देते हैं आप इनको, गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब 23 जोड़े, आप ये भी कह सकते हैं 23 जोड़े, 23 पेयर्स, 23 जोड़े, 23 जोड़े होते हैं ये। बेसिकली इन 23 जोड़ों में एक खास बात ये होती है कि ये जो 23 जोड़े होते हैं हमारे पास में, 23 जोड़े जो है उनमें से 22 जोड़े जो होंगे, यानी कि 22 कह सकते हैं आप, 46 में से 22 अगर आप अलग करेंगे तो 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, लड़की में भी और लड़के में भी सेम होते हैं। इनको बोलते हैं आप ऑटोजोम्स। ऑटोजोम हिंदी में कहते हैं स्वगुणसूत्र। ठीक है, स्वगुणसूत्र होते हैं ये। जबकि एक जो होते हैं, जो बाकी अलग वाले जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा लड़की के अंदर जो होते हैं वो XX होते हैं, लड़के के अंदर XY वाले जो होते हैं, जैसे ये वाला XY और XX वाले जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र, इसी से निर्धारण होता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, या लड़की है या लड़का है जो आने वाली जनरेशन के अंदर है। अब एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, और वही क्या पूछा जाता है कि जी पूछेगा बताइए एक क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं। इन्हीं जीन्स की वजह से ये जो हमारे अंदर हेरिडिटी है ना, ये आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारे नाक नक्श, हाइट, वेट, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आगे ट्रांसफर होती है, इन्हीं जीन्स की वजह से ट्रांसफर होती है। आपने कहता होगा ना कि ये चीजें तो हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है, कोई खास किस्म की आदत, कोई खास किस्म की पहचान, वो इसी वजह से होती है। तो एक क्रोमोसोम में जो होते हैं, मैं यहां लिखता हूं, एक क्रोमोसोम में, ठीक है, एक क्रोमोसोम में 40 से लेकर के 100 जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स। एक क्रोमोसोम में 40 से लेकर के 100 क्रोमोसोम जीन्स तक हो सकते हैं। इसी वजह से जो जीन्स, और फिर जीन्स के बाद में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद में जाइगोट, और जाइगोट के बाद डीएनए, और डीएनए के बाद में फिर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर वो खासियत या वो तरह की चीज जो हमारी जनरेशन से आगे की जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, वो आगे पहुंच जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम या सेक्सुअल जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस सेक्सुअल की वजह से या लिंग जनन की वजह से, लैंगिक जनन की वजह से जो आगे की तरफ को जो खासियतें ट्रांसफर हो रही हैं, इनको हमने हेरिडिटी कहा है। अब इसी की वजह से जो है बच्चे क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं। तो ये जो सारी की सारी क्वालिटी आपको नजर आ रही है, बालों का रंग और जो आंखों का रंग और हमारा नाक नक्श, ये सारे का सारे क्या होता है, हेरिडिटी के देन होता है। इस लैंगिक जनन की वजह से ही हमारे अंदर क्या होती है, वो जो जीन्स है आगे की तरफ को ट्रांसफर होते हैं। अब इसी में से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि बच्चे जो हैं वो ट्विंस, जुड़वा होते हैं। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा समझा देता हूँ। बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं। तो पूछ लेगा कि जी कितने टाइप के बच्चे, मतलब क्या बच्चों के कितने टाइप होते हैं जुड़वाओं में। एक होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल, और एक होते हैं आपके फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे होंगे, जुड़वा जो बच्चे होंगे, वो सेम जेंडर के होंगे,
और उनका नाक नक्श, उनकी क्वालिटीज, उनकी हॉबीज लगभग लगभग जो है वो कैसी होंगी, सेम होंगी, सेम जेंडर के होंगे। इनको कहते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे दो लड़के एक जैसे आपने जुड़वा देखे हो, दो सिस्टर्स एक जैसी जुड़वा देखी हो, तो उनके अधिकतर क्या होता है, उनकी हॉबीज एक जैसी होती हैं, उनका नाक नक्श एक जैसा होता है, उनकी क्वालिटीज एक जैसी होती हैं, सारी चीजें उनको एक जैसे नजर आती है, एक जैसी आप देखने को मिलती है उसके अंदर। सिमिलरली एक होते हैं फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल होते हैं कि जुड़वा तो है लेकिन इनका जेंडर अलग अलग हो सकता है, इनका जेंडर अलग अलग हो सकता है। इवन इनकी जो क्वालिटीज है वो भी अलग हो सकती है, इनका नाक नक्श भी अलग हो सकता है, और इनका जो है वो बाकी जो क्वालिटीज हैं, आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक नक्श, वो सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, अलग अलग देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके सेम जेंडर वाले होंगे, सेम क्वालिटीज, सेम चीजें पसंद करने वाले लोग होंगे अधिकतर में, ज्यादातर रेशो में। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के इंटरेस्ट कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड किस बात पर करता है, ये सारा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, कि उनको मिलने वाला इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे आपने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि दो जुड़वा बच्चे हैं और उन दो जुड़वा बच्चों को, एक बच्चे को तो जो है बहुत ही ज्यादा समृद्ध फैमिली के परिवार ने पालन पोषण किया है, और दूसरे बच्चे को जो है वो गरीब परिवार ने पालन पोषण किया है। तो क्या चांसेस हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो किसकी ज्यादा इफेक्टिव होगी, या उसके इंटरेस्ट किसके कम या किसके ज्यादा। तो इसकी पर्याप्त संभावना है कि वो उन दोनों का, जो दोनों ही जुड़वा बच्चे थे जिनको अलग अलग फैमिलियों ने पाला है, उनके इंटरेस्ट, उनकी क्वालिटीज, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें पूरी तरीके से अलग देखने को मिले। बजाहिर कि उनकी जो बायोलॉजिकल, जो उनका जो हेरिडिटी से मिलाव है, जो हेरिडिटी से जो चीजें मिली हुई है वो सेम हो सकती हैं, फिर भी उनका नाक नक्श सेम हो सकता है, उनकी हाइट ठीक हो सकती है, सेम हो सकती है, दूसरे वाले का भी सेम हो सकता है, लेकिन उनकी जो बाकी अदर जो चीजें हैं वो आपको कैसी नजर आएंगी, आपकी डिफरेंट नजर आएंगी। जैसे कि उनकी इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, एक बच्चा जो है समृद्ध परिवार में रह रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा होने के चांसेस पूरे हैं। सिमिलरली एक बच्चा जो है वो गरीब परिवार में रह रहा है जहां पर उसको अपनी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर बाल अपराध की प्रवृत्ति भी क्या हो, थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाए, या अपनी लाइफ के साथ में स्ट्रगल करने की वजह से उसके मेंटल लेवल पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो ये आपको समझ में आ गया, ये ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और हमारे फ्रेटर्नल होते हैं। फ्रेटर्नल का बता दिया, इसके अंदर आपको जेंडर अलग हो सकता है। अगर जेंडर अलग नहीं होगा तो बच्चे के अंदर जो है उनका नाक नक्श अलग होगा, उनकी क्वालिटीज जो है वो अलग हो जाएंगी। ये आपका सारा का सारा क्या होता है, हेरिडिटी से होता है, कि हेरिडिटी की देन है। एक क्वेश्चन और जरूर पूछ लेगा कि हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले जो बात की है वो किसने की है। तो हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले जो बात की है वो की है गाल्टन ने। ठीक है, गाल्टन ने अपनी बुक के अंदर, दोस्तों गाल्टन ने अपनी बुक, जो बुक है उसकी हेरिडिटरी जीनियस में सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में बताया, हेरिडिटी के ऊपर काम किया, लेकिन वर्क पहला इसके बारे में है। वर्क जो पहला किया है वो गाल्टन ने किया है। लेकिन अगर आपसे पूछने लग जाए कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहा जाता है, मतलब अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो वो नाम है ग्रेगर मेंडल। आपने नाम सुना होगा, ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता का जनक। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ये नाम है जी मेंडल। ठीक है, मेंडल। इन्होंने क्या किया था, आपने देखा सुना होगा 10th क्लास के अंदर चैप्टर है एक हेरिडिटी के नाम से ही, और उसमें मटर के दानों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बारे में बताया था कि हमारे अंदर या बच्चे के अंदर जो भी गुण पैदा होते हैं वो गुण पैदा होते हैं उनके माता पिता की तरफ से, और वही गुण बच्चे में आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं जो गुण माता या पिता में से ज्यादा प्रभावी होते हैं। डोमिनेंट वाला जो बिहेवियर होता है, डोमिनेंट वाली जो आदतें होती है, डोमिनेंट वाला जो
ट्रेड होता है वो बच्चे में आगे की तरफ को ट्रांसफर हो जाता है, और जो नहीं होता है, जो कम डोमिनेंट होता है वो आगे की तरफ को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पौधों के ऊपर और हेरिडिटी के ऊपर, इसलिए इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। क्लियर है? आई थिंक अब ये जो है वो आपके हेरिडिटी से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो चुकी है। दोस्तों अब हम आगे स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स की, हेरिडिटी के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, एक ही बात है, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे गाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, गाल्टन्स थ्योरी, गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन का सिद्धांत। जी, गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है वंशानुक्रम के बारे में? गाल्टन कहते हैं कि वंशानुक्रम में हमारे अंदर कोई भी जो गुण दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारी लंबाई हो, हमारा फेस कट हो, हमारी आंखों का रंग हो, बालों का रंग हो, ये जो सारे गुण हैं हमें हमारी जनरेशन से किसी खास अनुपात में मिलते हैं। खास अनुपात में कैसे? इन्होंने बताया कि भाई हमें जो है ना, ये अनुपात जो होता है ये इस तरीके का होता है, जैसे 1/2 हमारे पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, फिर 1/4 हमारे दादा दादी नाना नानी से, फिर 1/8 हमारे परदादा परदादी परनाना परनानी, और फिर इस तरीके से 1/16। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। ये जनरेशन का जो हमारे अंदर जो खासियत है, या हमारे अंदर जो देखने को जो कोई गुण मिलता है, वो गुण हमारे इस तरीके से हमारे रेशो में आगे की तरफ को आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके अंदर कोई फेस कट के आधार पर आपको हो सकता है कि आपका फेस जो है वो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके पापा या आपकी मम्मी से मिलता हो, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी होगा उसके अंदर, या मतलब आपके पूरे फेस कट में कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो आपके दादा दादी या नाना नानी से मिलता जुलता होगा, कुछ हिस्सा ऐसा होगा आपके परदादा परदादी या परनाना परनानी से मिलता होगा। तो क्योंकि ये वंशानुक्रम की देन है, तो वंशानुक्रम की देन का जो वंशानुक्रम में जो हमें मिलने वाली जो खास बातें हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, वो क्या है, वो हमें इस अनुपात में मिलते हैं। ये बताया था हमें गाल्टन ने। ठीक है, उसके बाद में वंशानुक्रम के सिद्धांत में ही एक नाम और है, बताया डार्विन्स ने। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी है, डार्विन्स ने बताया कि ये जो थ्योरी है वो है बेसिकली द नेचर सिलेक्शन थ्योरी, द नेचर सिलेक्शन थ्योरी, नेचर सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, मतलब प्रकृति के चयन का सिद्धांत। ठीक है, प्रकृति के चयन का सिद्धांत। अब ये प्रकृति के चयन का सिद्धांत क्या है? डार्विन ने बताया कि कोई भी गुण या किसी भी व्यक्ति या जानवर का जो चुनाव हुआ है वो प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसीलिए वो जो खास बातें, जो खास गुण है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर की तरफ से प्राप्त है। नेचर ने उसके चाहा है कि उसके साथ ऐसा हो, या नेचर ने उसको ये गुण दिए हैं, इसीलिए वो गुण उसके अंदर आगे की तरफ को ट्रांसफर हो गए हैं। जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी है, ये बात खुद नेचर ने स्टैब्लिश की हुई है, नेचर चाहता है, इसीलिए जो है वो जिराफ की गर्दन लंबी है। उसी हिसाब से हाथी का कद जो है वो बहुत बड़ा है, और शेर जो है वो हाइट में बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि इनको नेचर ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि कोई भी गुण, कोई भी खास बात किसी व्यक्ति में या किसी जानवर में आगे की तरफ को दिखाई देती है, तो वो नेचर की देन है, नेचर से प्राप्त हुई है, इसे नेचर ने चयनित किया है, नेचर के द्वारा सिलेक्शन किया गया है। इसलिए इसको जो है हम थ्योरी का नाम दिया गया द नेचर सिलेक्शन थ्योरी, कि हमें जो भी गुण प्राप्त हो रहे हैं वो नेचर की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे है हमारी विजमैन की थ्योरी,
मैन थ्योरी, विजमैन थ्योरी, इसको हम हिंदी में विजमैन बोलते हैं, विजमैन का सिद्धांत। अब विजमैन का सिद्धांत ये क्या कहता है, इन्होंने कहा कि कोई भी हमारे अंदर जो गुण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्या जो भी आदतें हैं, जो भी आपके अंदर ट्रेट हैं, जो भी हमारी खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो खासियतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आगे ट्रांसफर होती हैं। उसको आप क्या कहते हैं, उसको इन्होंने आनुवंशिकता कहा है, और इसको कहा है कि ये विजमैन की थ्योरी है। इस थ्योरी को हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको निरंतर जनित्र द्रव्य का सिद्धांत। ठीक है, का सिद्धांत। देखा जाए तो निरंतर का मतलब है कंटिन्यूटी मतलब पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, फिर उससे आगे पीढ़ी में, उससे आगे पीढ़ी में हमारे अंदर जो ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, वो आगे की तरफ को क्या होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। उसके बाद में एक और वंशानुक्रम का यानी कि हेरिडिटी का एक और सिद्धांत होता है, एक और प्रिंसिपल होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन हिंदी में कहते हैं आप प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसका मतलब है कि अगर कोई गुण जो माँ बाप के अंदर है और उसका कोई विपरीत गुण बच्चों के अंदर आगे चला जाए, उसको कहेंगे हम प्रत्यागमन का सिद्धांत। जैसे इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि माँ बाप की जो हाइट है वो तो बहुत ज्यादा है या कम है, और बच्चे की हाइट जो है वो क्या हो, बच्चे की हाइट जो है वो माँ बाप के मुकाबले ज्यादा हो जाए। माँ बाप है छोटी हाइट के और बच्चा जो है वो क्या हो गया, लंबी हाइट का हो गया, ज्यादा हाइट का हो गया, लंबाई ज्यादा है उसकी, तो उसको आप क्या कहेंगे कि उसका जो गुण है वो अपने माँ बाप के गुण के अकॉर्डिंग बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं आप क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। माँ बाप जो है, या इसको आप दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि माँ बाप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चा कैसा है, थोड़ा सा कम बुद्धिमान है या मंद बुद्धि कैसे समझ सकते हैं आप। और इसका कोई वाइस वर्सा हो सकता है कि माँ बाप जो है थोड़े से कम बुद्धिमान है और बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको कहते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि माँ बाप का बुद्धिमान होना परंतु बालक का मंद बुद्धि होना। ठीक है, मंद बुद्धि होना, कि बालक जो है वो मंद बुद्धि है, माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। इसको आप क्या कहेंगे, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहेंगे। एक और होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन टू प्योरिटी। हिंदी में कहते हैं हम इसको, हिंदी में कहते हैं शील गुण का या शुद्ध गुण का। ठीक है, शुद्ध गुण का प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत में यह है कि हमारे अंदर यानी कि जनरेशन के आने वाली जनरेशन में केवल वही गुण आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, आगे की तरफ स्थानांतरित होते हैं जो गुण ज्यादा शुद्ध होते हैं। ज्यादा शुद्ध होने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि फादर का जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, मतलब काले हैं,
और मदर का जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा फेयर है, थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं सावले या हल्के से गोरे हैं, तो उसमें से चांसेस ये ज्यादा हैं कि बच्चा जो होगा, आने वाली जो जनरेशन होगी वो सांवले कलर की होगी। क्यों? क्योंकि सांवला कलर यानी कि काला कलर जो है, जो डार्कनेस है वो ज्यादा प्योर है रेदर देन व्हाइट के। तो जो बच्चे के अंदर वही गुण आगे की तरफ पर ट्रांसफर होते हैं जो गुण ज्यादा शुद्ध होते हैं, ज्यादा पक्के होते हैं। ये इसको आप अदर में भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जो है वो फेयरनेस किसी की ज्यादा प्रभावी है किसी डार्क कलर पर, तो बच्चा जो है वो, ये आने वाली जनरेशन कैसी होगी, डार्क कलर की बजाय फेयर कलर की होगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्हाइट कलर का चूहा है और एक ब्लैक कलर का चूहा है, तो व्हाइट कलर में और ब्लैक कलर के चूहे में, और अगर उनकी जनरेशन आगे बढ़े तो उसकी जनरेशन में ये बहुत पर्याप्त संभावना है कि आने वाली जनरेशन जो है वो ब्लैक कलर के चूहों की हो। इसको हम कहते हैं क्या कि जो गुण है वो केवल वही गुण आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं जो शुद्ध हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। केवल वही गुण आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा प्योर होते हैं, ज्यादा शुद्ध होते हैं। तो ये हमारे जो है वो वंशानुक्रम के सिद्धांत थे जो कि हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे।